हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज के आपके नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पिछले गत वर्षों में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है, यह किसने कहा। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए लास्की, या बी लॉक, या सी सीले, या डी JS मिल। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सीले, यानी स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है, यह कथन आपका सीले का है। सीले यह भी कहते हैं कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, और लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिससे व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। और जॉन लॉक कहते हैं कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। और JS मिल ने स्वतंत्रता को देवदूत कहा है, क्योंकि उन्होंने पागल एवं सनकी व्यक्तियों को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने का समर्थन किया है। ये आपके JS मिल साहब समर्थन करते हैं इसका। पागल और सनकी व्यक्तियों को भी वो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने की बात करते हैं वो। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए बेंथम, या बी कांट, या सी लॉक, या डी सीले। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सीले। यानी अभी आपके पिछले प्रश्नों में हमने देखा है कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव, ये आपका स्टेटमेंट किसका है, सीले का है। और यहाँ पे प्रतिबंधों के अभाव का मतलब ये है, आशय ये है कि राज्य व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं थोपेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इन दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए JS मिल, या बी आइजिया बर्लिन, या सी FA हेयक, या डी TH ग्रीन। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आइजिया बर्लिन। यानी कि आइजिया बर्लिन अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी में 1958 में प्रकाशित हुए थे। इसके अंतर्गत उन्होंने स्वतंत्रता के दो तरह की संकल्पनाओं में अंतर किया है, जिसमें पहला निषेधात्मक स्वतंत्रता थी और दूसरा था सकारात्मक स्वतंत्रता। हालांकि बर्लिन का दृष्टिकोण स्वतंत्रता के नाम पर सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, यह किससे संबंधित है। इस आपके ऑप्शन हैं ए डायसी से, या बी बर्लिन से, या सी लॉर्ड एक्टन से, या डी डार्किन से। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड एक्टन से। यानी स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, यह कथन आपके लॉर्ड एक्टन से संबंधित है। यानी लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, फ्रीडमैन और परेटो, इन लोगों का मानना है ये स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। यानी कि स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। ये आपके यानी ये लोग जो है आपके स्वतंत्रता और समानता के दूसरे का विरोधी मानते हैं उसका ये। और उसके बाद ये कहते हैं कि लॉर्ड एक्टन का प्रसिद्ध कथन भी है इसमें कि समानता की तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया है। ये आपके लॉर्ड एक्टन का कथन है, कहीं ये पूछा भी है कई परीक्षाओं में ये। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत था किसका। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड एक्टन का, या बी TH ग्रीन का, या सी SJ लास्की का, या डी अर्नेस्ट बार्कर का। ये आपके पिछला प्रश्न जो हम लोग पढ़े उसमें दिया था ना कि आपका स्टेटमेंट किसका है। देखिए पूछ भी लिया है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे का विरोधी है, यह मत किसका था। सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एक्टन का। अगला प्रश्न देखते हैं, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया, यह किसका कथन है। इस आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड एक्टन का, या बी पोलैंड का, या सी ऑस्टिन का, या डी लॉर्ड वाइस का। तो इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एक्टन का। समानता और उत्कृष्ट अभिलाषा में ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया, यह आपका कथन आपके लॉर्ड एक्टन का है। और स्वतंत्रता और समानता के मध्य जो है समन्वय स्थापित करना इसलिए चुनौतीपूर्ण कार्य है, ये आपके लॉर्ड एक्टन का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य समन्वय स्थापित करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि समाज में
विद्यमान असमानताओं को समाप्त करने के लिए जो है ना आपके समाज के कमजोर, वंचित और जो पिछड़े तबके को समाज के सम्मानजनक स्थल दिलाने के लिए समाज के जो ताकतवर लोग हैं उनका ताकतवर लोगों को साधन संपन्न जो हैं उनको अनियंत्रित स्वतंत्रता पर लगाम लगानी पड़ेगी। यानी कि जो ताकतवर लोग हैं उनके जो है और जो साधन संपन्न उनकी जो आपके नहीं होते अनियंत्रित स्वतंत्रता जो उनकी है उस पर लगाम लगाएंगे, तब आप जो है समाज के कमजोर, पिछड़े, वंचित वर्ग के लोगों को आप वहाँ पे सम्मान दिला पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि यह कार्य सामाजिक न्याय के दृष्टि से बिल्कुल उचित है, किंतु ताकतवर वर्गों को लगता है कि इससे हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। यह उनको लगता है, ताकतवर वर्ग के जो लोग हैं उनको यह लगता है कि उनकी स्वतंत्रता उनसे छीनी जा रही है। और लॉर्ड एक्टन का कथन है कि इस व्यवहारिक समस्या की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करता है। लॉर्ड एक्टन का जो कथन है वो आपका इसके व्यवहारिक समस्याओं की आपका स्पष्ट संकेत करता है वो। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए रूसो, या बी लास्की, या सी मिल, या डी आपके लॉर्ड एक्टन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एक्टन। यानी समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया है, यह आपका कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का। और अरस्तु का मानना है कि असमानता क्रांतियों को जन्म देती है, यह अरस्तु का मानना है। और इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि तमाम सारी क्रांतियों के होने का कारण था कि समाज का एक वर्ग अत्यधिक सुविधाओं, स्वतंत्रताओं का उपयोग कर रहा था। यानी समाज में जो भी क्रांतियाँ हुई वो नहीं होता कि मान लीजिए आप एक विशेष वर्ग है जो आपके बहुत सारी सुविधाओं का, स्वतंत्रताओं का उपयोग कर रहा है, और एक बहुत बड़ा तबका है जिसको नहीं मिल रही है सारी सुविधाएं। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के क्रांतियाँ हुई हैं। और जबकि समाज का बहुसंख्यक वर्ग घोर असमानता और विपन्नता का जीवन जी रहा था। और यदि इन समाजों में असमानता न होती तो क्रांति भी नहीं होती। किंतु व्यवहार रूप से स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य स्थापित करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया, यह कथन किसका है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए जे.एस. मिल का, या बी जर्मी बेंथम का, या सी लेनिन का, या डी लॉर्ड एक्टन का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एक्टन का। यानी समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया, यह कथन आपका लॉर्ड एक्टन का है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए उदारवादी व्यवस्था में, या बी समाजवादी व्यवस्था में, या सी लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में, या डी प्रत्ययवादी या आदर्शवादी व्यवस्था में। स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य जो है वो प्राप्त करना संभव है, लेकिन किस व्यवस्था में? जैसे आपका जो आप सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में जो आपका स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य जो है वो प्राप्त करना संभव है, प्राप्त किया जा सकता है। स्वतंत्रता और समानता सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य, लेकिन लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में प्राप्त करना संभव है। कानूनी राजनीतिक समानता की मांग नए मध्य वर्ग अर्थात उद्योग व्यापार के संचालक वर्ग के अधिकारों पर बल देने के लिए प्रस्तुत की गई है। जबकि कानूनी राजनीतिक समानता की मांग जो है आपके नए वर्ग अर्थात यानी उद्योग व्यापार के जो संचालक वर्ग हैं इनके अधिकारों पर बल देने के लिए प्रस्तुत की गई थी। और जो सामाजिक आर्थिक समानता थी इसकी मांग जो है मजदूर वर्ग के अधिकारों पर बल देने के लिए उठाई गई थी, जो सामाजिक आर्थिक समानता थी आपकी। और कानूनी राजनीतिक समानता ने पूंजीवाद की स्थापना में योगदान दिया था। और सामाजिक आर्थिक समानता थे पूंजीवादियों की त्रुटियों को दूर करने के लिए समाजवाद को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने किस अवधारणा का समर्थन किया? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए प्राकृतिक अधिकार, या बी वैधिक अधिकार, या सी संवैधानिक अधिकार, या डी बाइबिल में उल्लिखित अधिकार। ने पूछ रहा है कि फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियां जो हुई थी किस अवधारणा का समर्थन किया था इन दोनों क्रांतियों ने। जैसे आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक अधिकार का जो है प्राकृतिक अधिकारों का फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांतियों ने समर्थन किया था। और यानी कि फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति का मुख्य आधार जो था आपका नैसर्गिक यानी प्राकृतिक अधिकार था।
और दोनों देशों में अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे प्राकृतिक अधिकारों के लिए क्रांतियां, ये दोनों क्रांतियां हुई थी, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है, यह कथन किसका है? इस आपके ऑप्शंस हैं, ए लॉक का, या बी रूसो का, या सी पोलार्ड का, या डी ग्रीन का। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पोलार्ड का। यानी स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल जो है कि वह समानता में निहित है, यह कथन आपका पोलार्ड का है। और स्वतंत्रता और समानता के पूरक मानने वाले विचारक जो हैं आपके लास्की हैं, ग्रीन हैं तथा रूसो हैं। और इस तरह के और भी विचारक हैं जो कि स्वतंत्रता और समानता के दूसरे का पूरक मानते हैं। और टी.एच. ग्रीन ने जो है मनुष्य की आत्मचेतना के विकास के लिए स्वतंत्रता को अनिवार्य तत्व माना है। और आर.एस. टानी जो स्वतंत्रता एवं समानता के विरोधी न मान करके एक दूसरे के लिए आवश्यक माना है। और प्रोफेसर पोलार्ड ने भी स्वतंत्रता एवं समानता को पूरक मानकर यह कहा है कि स्वतंत्रता की समस्या का हल समानता में ही निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं। समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? इस आपके ऑप्शंस हैं, ए अवरोधों का, या बी विशेषाधिकार का, या सी प्रतिस्पर्धा का, या डी सामाजिक वर्गों का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विशेषाधिकार का। यानी समाज में समानता का निहितार्थ जो है वो आपके विशेषाधिकार का अभाव है। और समानता से अभिप्राय ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है जिनके कारण सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके, तभी वो आपकी समानता होगी। और किसी भी समाज में विशेषाधिकार को समाप्त करना आवश्यक है। जहाँ पर विशेषाधिकार होगा वहाँ पर समानता कदापि संभव नहीं होती है। इसलिए विशेषाधिकार को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक आप समानता की बात नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है? इसमें आपके ऑप्शन हैं, ए लोकतंत्र में, या बी अल्पतंत्र में, या सी तानाशाही में, या डी अभिजात तंत्र में। अब पूछ रहा राजनीतिक समानता जो आपकी सर्वश्रेष्ठ गारंटी किस तंत्र में है? तो इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र में जो आपका राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी दी जा सकती है। और राजनीतिक समानता का तात्पर्य है कि सबको अधिकार प्राप्त हो तथा हर व्यक्ति को शासन के कार्य में भाग लेने जैसी राजनीतिक समानता देना लोकतंत्र का मुख्य आधार होता है। तभी आपको राजनीतिक समानता में सर्वश्रेष्ठ गारंटी दिया जाता है लोकतंत्र में। यानी लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो जनता का, जिसमें जनता आपका शासक वर्ग होती है, जो आपके मतलब एक चुनती है, किसी को चुनती है और वो अपना सरकार चलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? इसमें आपका ऑप्शंस हैं, ए उदारवाद, या बी समाजवाद, या सी बहुलवाद, या डी फांसीवाद। यानी पूछ रहा है कि स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। अब यह किस वाद में आता है? उदारवाद में, समाजवाद में, या बहुलवाद में, या फांसीवाद में? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उदारवाद में। यानी उदारवाद इसको मानता है। यानी स्वतंत्रता की संकल्पना उदारवाद की धाराओं, शास्त्रीय आधुनिक समकालीन उदारवाद निरंतर रुचि का विषय रही है। और समकालीन उदारवादी सिद्धांत जो है नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देता है और हस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराते हैं, अतः उन्हें स्वेच्छा तंत्रवाद की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न हैं कि वह जोर देते हैं किस पे? इस आपके ऑप्शंस हैं, ए सामाजिक समानता पर जोर देते हैं, या बी आर्थिक समानता पर जोर देते हैं, या सी राजनीतिक समानता पर जोर देते हैं, या डी व्यक्ति स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। ये आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। यानी कि जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवादी समाज जो हैं ये एक दूसरे को क्या बोलते हैं, व्यक्ति स्वतंत्रता के आधार पर भिन्न है और वह एक दूसरे पर जोर देते हैं। जनतंत्री समाजवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है और उसका मानना है, जनतंत्री समाजवाद का मानना है कि इससे राज्य का विकास होता है, जबकि मार्क्सवादी समाज व्यक्ति स्वतंत्रता की बात नहीं करता है।
और वह राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाकर सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार के समानता अनुरूप नहीं है? इस आपके ऑप्शंस हैं, ए कानूनी समानता, या बी राजनीतिक समानता, या सी सामाजिक समानता, या डी आर्थिक समानता। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता। यानी समानता के उदारवादी विचार से ये आपके जो है कि क्या बोलते हैं आर्थिक समानता के अनुरूप नहीं है। यानी कि समानता का उदारवादी दृष्टिकोण जो है कानूनी सामाजिक और राजनीतिक समानता की प्रमुख बात प्रमुखता से करता है, जबकि आर्थिक समानता का पक्षधर नहीं है। जबकि मार्क्सवादी आर्थिक समानता के पक्षधर हैं और समाजवाद पर अधिक जोर भी देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है क्या? इस आपके ऑप्शंस हैं, ए नियंत्रण का अभाव, या बी विधि का अभाव, या सी कुछ भी करने की छूट, या डी करने योग्य काम करने की क्षमता। ग्रीन ने क्या माना है? इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी करने योग्य काम करने की क्षमता जो है ग्रीन ने इसको स्वतंत्रता माना है। यानी जो सिद्धांत सभी मनुष्यों को समान रूप से विवेकशील प्राणी मानते हैं वही सबको एक से स्वतंत्रता देने का समर्थन करते हैं। परंतु जो सिद्धांत यह मानते हैं कि तर्क बुद्धि या विवेक केवल कुछ लोगों तक सीमित है, वे स्वतंत्रता की मांग करके भी सर्वाधिकारवाद की स्थापना की ओर अग्रसर रहते हैं। यानी ग्रीन के अनुसार टीएच ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन बातों को करने का अधिकार है जो एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हों, यानी जो एक दूसरे के पूरक हों। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह किसका कथन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए बोसांके का, या बी लास्की का, या सी टीएच ग्रीन का, या डी मैकाइवर का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बोसांके का। यानी अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह कथन आपका बोसांके का है। यानी अधिकार का आशय उन सुविधाओं और परिस्थितियों से है जो सभ्य समाज के एक सदस्य के रूप में सर्वांगीण विकास के लिए बहुत अति आवश्यक होता है। और अधिकारों का संबंध एक ओर व्यक्ति की स्वतंत्रता से है और दूसरी ओर राज्य की गतिविधियों से है। यानी अधिकारों के बारे में बोसांके का यह कथन है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, उसी को बोसांके ने अधिकार माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए न्याय समानता पर बल देता है, या बी न्याय असमानता का पर्यायवाची है, या सी न्याय बंधनों पर बल देता है, या डी न्याय बंधनों का अभाव है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी न्याय बंधनों पर बल देता है। यानी कि न्याय का जो सार्वलौकिक तत्व है उसका यह है कि न्याय बंधनों पर बल देता है। न्याय से तात्पर्य उन सामाजिक आदर्श से है जिसके द्वारा मनुष्य के पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था का उद्देश्य में की जाती है कि संगठित समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति के अधिकार में सामंजस्य बनाए रहें तथा और व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास तथा समाजगत विकास को सुसंबद्धता बनी रहे। यह आपके न्याय का तात्पर्य है। ये अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए अधिकार प्राकृतिक रूप में के होते हैं, या बी अधिकार राज्य की देन होते हैं, या सी राज्य समाज की देन है, या डी राज्य परंपराओं की देन है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी राज्य परंपराओं की देन है। यानी अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है कि राज्य परंपराओं की देन है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार जो है क्या बोलते हैं इतिहास की देन है, जबकि रीति रिवाज लंबे समय के पश्चात स्थिर हो जाते हैं और तब अधिकारों का जन्म होता है। यानी जब कोई रीति रिवाज एक बहुत लंबे समय से चला आता है तो उसको लोग अधिकार मान लेते हैं और वो अधिकार के रूप में एक जगह बना लेती है जिससे अधिकारों का उसको वहीं पे अधिकारों का जन्म मान लिया जाता है उसको, जब कोई भी रीति रिवाज बहुत लंबे समय से चली आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है?
इस आपके ऑप्शंस हैं ए कानून की शक्ति, या बी न्यायालयों की शक्ति, या सी नैतिकता की शक्ति, या डी नीतिशास्त्र की शक्ति। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कानून की शक्ति, यानी वैधानिक अधिकारों के पीछे जो आपके कानून की शक्ति होती है। यानी कि वैधानिक अधिकारों के रीति रिवाज के और परंपराएं अधिकार का स्थान नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है। पर अगर कोई रीति रिवाज बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और उसकी कानूनी मान्यता भी हो गई है तो आपके अधिकार का स्थान ले सकती है। हालांकि रीति रिवाज और परंपरा में वैधानिक अधिकार बन सकते हैं जब इन्हें विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। जैसे मान लिया कोई रीति रिवाज बहुत लंबे समय से चली आ रही है और उसको विधि द्वारा मान्यता भी दे दी गई है, तो वो आपकी एक एक आपका अधिकार बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए समानता का अर्थ है व्यवहार व पुस्तकों की पहचान, या बी समानता का अर्थ है समान आय, या सी समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है, या डी समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान है। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो, यह कथन आपका सही है। यानी कि समानता का आशय एक ऐसी सामाजिक दशा अवस्था परिस्थिति से होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर और सुलभ तथा इसके साथ ही उस असमानता पर समापन हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक विषमता है। यानी कोई भी सामाजिक विषमता जो है उसको नष्ट करके उनको आपको किसी भी वर्ग को समानता का अवसर दिया जाए, जिससे वो अपना विकास करे और अपने साथ साथ राज्य का भी विकास करें। और लास्की ने अपने समानता संबंधी विचार के अंतर्गत दो बिंदुओं पर जोर दिया है, जो इस प्रकार है विशेषाधिकार भाव और अवसर की समानता। ये आपके लास्की ने अपने समानता संबंधी विचार के अंतर्गत ये बिंदु दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं, या बी स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं, या सी स्वतंत्रता और समानता असंगत हैं, या डी स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी हैं। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं। यानी कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य जो है संतुलन को स्थापित करना एक राजनीतिक चिंतन की एक अत्यंत गंभीर समस्या रही है। यानी स्वतंत्रता और समानता के जो मध्य अपने होता कि संतुलन स्थापित करना जो आज तक राजनीतिज्ञ हुए हैं, जो राजनीतिक विचारक हुए हैं, उनके लिए बहुत गंभीर समस्या रही है, जो आज भी विद्यमान है। क्योंकि जब हम स्वतंत्रता पर जोर देते हैं तो उसमें समानता प्रभावित होने लगती है, और जब हम समानता पर जोर देते हैं तो स्वतंत्रता प्रभावित होने लगती है। पर जब हम स्वतंत्रता और समानता पर मानवीय दृष्टिकोण से गंभीर पूर्वक विचार विमर्श करते हैं तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानना चाहिए, ना कि विरोधी मानना चाहिए। क्योंकि अगर विरोधी मानेंगे तो उससे अगर स्वतंत्रता को ऊपर रखेंगे तो आपकी समानता अस्थिर होगी, और अगर समानता को ऊपर रखते हैं तो आपकी स्वतंत्रता अस्थिर हो जाएगी। इसीलिए अल्पतम यानी संसाधन संपन्न लोगों के हित में बहुमत यानी संसाधन विहीन लोगों के हित की, और न कि बहुमत यानी संसाधन विहीन लोगों के हित के अल्पतम संसाधन संपन्न लोगों के हितों की बलि चढ़ाई जा सकती है। क्योंकि जो अल्पतम जो है जो संसाधन संपन्न लोग हैं, जो कम लोग हैं, उनके हित में बहुमत यानी जो संसाधन विहीन लोग हैं जो बहुमत में हैं उनके हितों को, और न कि और बहुमत यानी जो संसाधन विहीन लोग हैं यानी जो जिसके पास संसाधन नहीं है उनके हित के लिए अल्पतम जो सबसे कम लोग हैं जो संसाधन संपन्न लोग हैं उनके हितों को एक दूसरे के हित के लिए एक दूसरे को बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। इसीलिए और अतः स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, न कि विरोधी हैं। इसीलिए स्वतंत्रता और समानता के दूसरे का पूरक माना जाता है, विरोधी नहीं माना जाता है। इसलिए हाँ, कुछ विचारकों का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए टी.एच. ग्रीन, या बी एच.जे. लास्की, या सी बोसांके, या डी जॉन लॉक।
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोसांके। यानी कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। यह आपके बोसांके का कथन है, आपके अभी पिछले प्रश्न में भी आपको हमने बताया है ये। यानी कि बोसांके जो है एक आदर्शवादी विचारक थे जो यह कहते हैं कि अधिकार विवेक पर आधारित ऐसी मांग है जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है किसका? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, या बी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का, या सी शक्ति सिद्धांत का, या डी सामाजिक समझौते सिद्धांत का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक समझौते सिद्धांत का जो है आपके प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। यानी कि हाब्स, लॉक और रूसो राज्य के सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित हैं, जबकि हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से ऐसा अभिप्राय है कि अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और लॉक भी जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए प्राकृतिक, या बी कानूनी अधिकार, या सी ऐतिहासिक अधिकार, या डी आदर्शवादी अधिकार। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कानूनी अधिकार का मानना है कि जो है क्या बोलते हैं, अधिकार जो राज्य द्वारा निर्मित होते हैं। यानी कि कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को राज्य द्वारा दिए जाते हैं। यानी जब कोई भी कानूनी अधिकार आपको किसी को दिया जाता है तो आपको राज्य के द्वारा दिया जाता है, और जबकि कानून के द्वारा सुरक्षित होते, जो कि कानून के द्वारा सुरक्षित होते हैं। यानी ये होता है कोई आपको कानूनी अधिकार दिया गया तो उसकी सुरक्षा की गारंटी आपके राज्य की होती है, और इसका उल्लंघन करने पर राज्य द्वारा उसको दंड भी दिया जाता है, पनिशमेंट भी दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिबर्टी शब्द लिया गया है, इसमें आपका ऑप्शन है, ए कहाँ से, लाइबेल से, या सी लिबर से, या सी लिंगुआ से, या डी लिब्रा से। लिबर्टी शब्द कहाँ से लिया गया है? इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लिबर से। लिबर्टी शब्द जो आपके लिबर से लिया गया है। यानी कि स्वतंत्रता का अंग्रेजी पर्याय जो है लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुक्तता, यानी यह स्वतंत्रता की दिशा की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह कथन किसका है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए टी.एच. ग्रीन का, या बी जी.डी.एच. कोल का, या सी जे.एस. मिल का, या डी लास्की का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जी.डी.एच. कोल का। यानी आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह आपके जी.डी.एच. कोल का कथन है। और इस कथन का आशय यह है कि बिना आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुए व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है? यह किसका कथन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए टी.एच. ग्रीन का, या बी जी.डी.एच. कोल का, या सी एस.जे. लास्की का, या डी जे.एस. मिल का। जैसे इस तरह के आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके जो है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता वाले में। इनसे पूछा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता के बीच आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना ये किसका कथन है? तो इसका आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जी.डी.एच. कोल का। यानी यह कथन आपके जी.डी.एच. कोल का है। जी.डी.एच. कोल ने 1889 से 1959 तक जो रहे, इनका कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कपोल कल्पना है। जबकि दूसरे शब्दों में इन्होंने कहा कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। यानी जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता को एक भ्रम के रूप में इन्होंने माना है, और राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार के रूप में आर्थिक समानता कार्य करती है। एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति तभी रुचि ले सकता है जब उसके पास अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने का पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। यानी कि जो व्यक्ति अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं उसको अगर नहीं पूरा कर सकता है तो आपके सार्वजनिक क्षेत्र में कभी भी प्रति रुचि नहीं लेगा वो। लेकिन जो व्यक्ति आपके अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, जिसके मूलभूत आवश्यकताएं कंप्लीट हैं, वो आपके सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए लोकतांत्रिक विचार पद्धति, या बी शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति, या सी समाजवादी विचार पद्धति, या डी समष्टि विचार पद्धति। तो किसमें आपको माना समझा जाता है? इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में जो है आपको क्या बोलते हैं, कानून स्वतंत्रता का विरोधी है, इसको समझा जाता है। यानी कि शास्त्रीय उदारवादी तथा नकारात्मक उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। ये कौन मानता है? उदारवादी और अथवा नकारात्मक उदारवादी के अनुसार ये चीज़ें मानी गई हैं, और इसी कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यूनतम संभव प्रतिबंध होने चाहिए। ये शास्त्रीय उदारवादी और नकारात्मक उदारवादियों का मानना है। अब आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।